हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन की। और आज का हमारा टॉपिक है समष्टि पारस्परिक क्रियाएं यानी कि पॉपुलेशन इंटरैक्शन। बच्चों, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नेचुरल हैबिटेट नहीं है जहां पर केवल एक ही जाति रहती हो। यानी कि पृथ्वी पे जितनी जातियां रहती हैं वो उनको कभी ना कभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी और जाति की आवश्यकता पड़ती है अपने अपने स्वार्थ के लिए, यानी अपने कामों को करवाने के लिए। सिंपल शब्दों में किसी और जाति की आवश्यकता पड़ती है। एक एग्जाम्पल से इसे समझिए। जैसे कि अगर हम हरे पेड़ पौधों की बातें करें तो हमको पता है कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी हैं। आपको ऐसा लगेगा कि वो किसी पे निर्भर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको भी जरूरत होती है मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की। किस लिए? मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए और अकार्बनिक पोषकों को इसके अवशोषण के लिए लौटाने के लिए मृदा के सूक्ष्म जीवों की पौधों को भी जरूरत होती है। इसके अलावा पॉलिनेशन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें पौधे पॉलिनेशन के लिए दूसरे कीटों पर यानी दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। कहने का मतलब साफ है कि प्रकृति में जितने भी प्राणी, पादप और सूक्ष्म जीव ना तो अकेले रह सकते हैं और ना ही रहते हैं, बल्कि बायोटिक कम्युनिटी बनाने के लिए ये विभिन्न तरीकों से एक दूसरे से क्रिया करते हैं। अंतराजाति पारस्परिक क्रियाएं दो अलग अलग जातियों की पॉपुलेशन की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होती हैं। ये क्रियाएं या तो दोनों जातियों के लिए लाभदायक होती है या दोनों जातियों के लिए हानिकारक होती हैं या फिर उदासीन होती हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि समष्टियां एक दूसरे के साथ करती हैं। बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनमें से मुख्य है परभक्षण यानी प्रेडेशन, स्पर्धा यानी कंपटीशन, परजीविता यानी पैरासिटिज्म, सहभोजिता यानी कॉमनसेलिज्म और सहोपकारिता यानी म्यूचुअलिज्म। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परभक्षण की, प्रेडेशन की। परभक्षण में एक जंतु दूसरे जंतु का भक्षण कर लेता है, उसको खा लेता है। क्यों? क्योंकि उसको उसके शरीर की ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक है, इसलिए वो उसको खा लेता है। जैसे कि हम मतलब शाकाहारी जो होते हैं वो पौधों को खा लेते हैं, ठीक है, जिससे पादपों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा को वो अपने में ले लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जैसे हिरन पौधों को खाता है तो वो पौधों की ऊर्जा को अपने में ले लेता है। फिर जो हिरन को खा लेता है, हिरन का जो भक्षण कर लेता है, फिर वो हिरन से वो ऊर्जा उसमें चली जाती है। यानी कि परभक्षण के द्वारा ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जाती है। तो पोषी स्तरों तक ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करने के अलावा जो प्रेडेटर होते हैं वो एक और इम्पोर्टेंट काम करते हैं। वो क्या करते हैं? अपना जो शिकार है उसकी जो पॉपुलेशन है उसके घनत्व को नियंत्रित करने का काम भी करते हैं। सोचो, अगर परभक्षी नहीं होते तो जो उनका शिकार होता है उनकी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा हो जाती है और इससे इम्बैलेंस हो जाता। जब किसी ज्योग्राफिकल एरिया में कुछ एलियन स्पीसीज लाई जाती है, यानी ऐसी स्पीसीज जो वहां की नहीं होती हैं वो लाई जाती हैं, तो वो बहुत तेजी से फैलने लगती है और बहुत आक्रामक हो जाती हैं। जैसे लेंटाना का एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, तो ये तेजी से क्यों फैलती हैं? क्योंकि उस नई जमीन पर उनके प्राकृतिक परभक्षी यानी प्रेडेटर्स नहीं होते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 1920 में ऑस्ट्रेलिया में एक नागफनी लाई गई थी। ठीक है, और वो वहां बहुत तेजी से फैली और उसने वहां लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में फैलकर तबाही मचा दी। क्यों? क्योंकि उसका जो नेचुरल प्रेडेटर था, एक प्रकार का मॉथ था जो उस नागफनी को खाता था। ठीक है, तो वो वहां नहीं था। उसके बाद क्या किया गया? उस मॉथ को भी वहां लाया गया। तब जाकर उस नागफनी से वहां के लोगों को, वहां के आवास, वहां के पारिस्थितिक तंत्र को जो है निजात मिली। ठीक है बच्चों, यानी जो प्रेडेटर्स होते हैं और जो प्रेडेटर और शिकार की जो
प्रेडेटर और उसके शिकार की जो पारस्परिक क्रिया होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। परिभक्षी जो है स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता को कम करके समुदाय में विविधता यानी डाइवर्सिटी को बनाए रखते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है, वो बताते हैं अमेरिका के प्रशांत तट की चट्टानी अंतर्ज्वारी समुदायों में पाइसेस्टर नाम की एक स्टारफिश एक इंपॉर्टेंट प्रेडेटर थी। जब ये जो क्षेत्र था अंतराज्वारी क्षेत्र था, यहां से जब प्रेडेटर हटा दी गई तो अंतराजातीय स्पर्धा के कारण एक साल में ही अकशेरुकों की 10 से अधिक जातियां जो है वो विलुप्त हो गई थी। बच्चों ये देख लीजिए, ये है वो फिश, ठीक है, स्टार फिश, यानी ये एक प्रेडेटर थी जिसने वहां के बीच जो वहां की और जातियां थी जिनका ये शिकार करती थी, जो स्पर्धा के कारण विलुप्त हो रही थी, उसको ये कंट्रोल करती। जब ये हटाई गई वहां से तो इसके साथ ही अकशेरुकी की 10 से ज्यादा जो है वो जातियां विलुप्त हो गई थी। एक इसका बच्चों इसमें ये भी कॉन्सेप्ट आता है, अगर परभक्षी बहुत ज्यादा तेज होता है तो वह अपने शिकार को ओवर एक्सप्लॉइट कर देता है, उसका अति दोहन कर देता है, जिससे जो शिकार है वो विलुप्त हो जाता है। ठीक है, अगर शिकार विलुप्त हो जाता है तो खाने के अभाव में उसका जो परभक्षी है जो उस पे अटैक करता है, जो उसको खा लेता है, वह भी विलुप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि प्रकृति में परभक्षी विवेकी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि परभक्षी जो होते हैं वो विवेकी होते हैं। बच्चों परभक्षियों से बचने के लिए प्रकृति में शिकारी जातियों ने, जो उनका शिकार होती हैं, शिकार जातियों ने विभिन्न प्रकार की डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर ली है। जैसे कीड़े और मेढकों की कुछ जातियां अपने प्रेडेटर द्वारा आसानी से पहचाने जाने से बचने के लिए गुप्त रूप से रंगीन होती हैं। ठीक है, कुछ शिकारी जातियां विषैली होती हैं, इसलिए परभक्षी उनको नहीं खाते, जैसे मोनार्क तितली। ठीक है, ये खाने में बहुत गंदी होती है, इसका स्वाद बहुत गंदा होता है, तो उसके प्रेडेटर इसको नहीं खाते हैं। ये एक रसायन भी निकालती है, जिसको ये जब कैटरपिलर स्टेज में होती है उसमें ये एक खरपतवार को खाती है, जिससे उसके अंदर ये केमिकल आ जाता है। तो कोई जब इसको खाता है पक्षी तो ये उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पक्षी या कोई और शिकारी जब इसको खाता है तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये है लीफ इंसेक्ट, देख रहे हो आप, ये बिल्कुल पत्ते जैसा लग रहा है। ये लीफ इंसेक्ट क्या करता है, अपने को बिल्कुल पत्ते की तरह होता है। ठीक है, जिससे कि इसके प्रेडेटर इसको आसानी से नहीं पहचान पाते हैं। बच्चों एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है यहाँ पर कि पौधों के लिए जो शाकाहारी प्राणी है वो परभक्षी हैं। ठीक है, कुछ जो चिड़ियाएं होती है खरपतवार खाती हैं, छोटे छोटे पौधे खाती हैं, तो वो उनको पूरा का पूरा खा लेती हैं, तो वो उनके लिए परभक्षी हैं। लगभग 25% कीट पादप भक्षी यानी फाइटोफैगस है, अर्थात ये पौधों के रस और पौधे के अन्य भागों को खाते हैं। अब पौधे बेचारे, उनके पास कोई स्पेशल मैकेनिज्म ऐसा होता नहीं है जिससे कि वो उनको दूर भगा सके जंतुओं और गाय भैंसों या मनुष्यों की तरह। तो वो क्या करते हैं, वो आकारिकी और रासायनिक रक्षा विधियां उन्होंने विकसित कर ली है। जैसे कैक्टस के कांटे, कुछ पौधों में कांटे होते हैं, देखा कांटे, तो ये कांटे उनको खाने वालों को उनसे दूर रखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पादप ऐसे केमिकल्स उत्पन्न और स्टोर करते हैं जो कि उनको खाने वालों को बीमार कर देते हैं। ठीक है, और उनके जनन को भंग कर देते हैं, यानी उनके रिप्रोडक्शन को भंग कर देते हैं और उनका जो डाइजेशन होता है उसको इनहेबिट कर देते हैं या उनको मार देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, एक खरपतवार है। कैलोट्रोपिस एक खरपतवार है, वीड है, ये है वो कैलोट्रोपिस। ये क्या करता है, बहुत ही विषैला केमिकल ग्लाइकोसाइड पैदा करता है, जिसके कारण कोई भी पशु या कोई बकरी इस पौधे को नहीं खाता है। इसके अलावा बच्चों केमिकल्स की कई सारी किस्में जिनको हम पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्टिकनीन, अफीम, ये सब क्या है, ये सब
पौधों से उत्पन्न होते हैं और एक्चुअली ये इनके लिए इनको ग्रेजिंग, जो इनको ग्रेज करते हैं, जो इन पे ग्रेज करते हैं, जो इनको चरते हैं, इनसे बचने की रक्षा विधियां होती है। यानी कि परभक्षण बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन इंटरैक्शन है जो कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब दूसरा इंटरैक्शन है बच्चों स्पर्धा। जब डार्विन ने प्रकृति में जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में बात की, तो वहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि स्पर्धा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरैक्शन है पॉपुलेशन का। स्पर्धा उस समय शुरू होती है जब निकट रूप से संबंधित जातियां एक ही प्रकार के संसाधनों के लिए स्पर्धा करती हैं। यानी कंपटीशन यानी स्पर्धा के लिए संसाधनों का सीमित होना आवश्यक होता है और ये भी जरूरी होता है कि एक ही प्रकार के रिसोर्सेस पे जातियां डिपेंड हो। जैसे उदाहरण के लिए दक्षिणी अमेरिका की कुछ झीलों में फ्लेमिंगो और वहां की मछलियां एक जैसा खाना खाती हैं। ठीक है, वहां की मछलियां एक जैसा खाना खाती है, जू प्लैंक्टन्स, और उनके लिए इन दोनों में कंपटीशन होता है। फ्लेमिंगो बर्ड और वहां की जो फिश है ये है फ्लेमिंगो बर्ड। ये इस जो झील है इसमें कुछ फिश रहती हैं, इनके और फ्लेमिंगो बर्ड में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। किसके लिए आपस में प्रतिस्पर्धा होती है? किसके लिए? वहां पर कुछ जू प्लैंक्टन्स होते हैं, उनके लिए स्पर्धा होती है। स्पर्धा के लिए सीमित मात्रा में संसाधन होंगे तभी तो आपस में लड़ेंगे। जब संसाधन बहुत ज्यादा है तो आपस में कंपटीशन करने की जरूरत ही क्या है। इसके लिए गाउसे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पैरामीशियम की डिफरेंट स्पीसीज पर अपने प्रयोग किए और उन्होंने वे बताते हैं कि जब दो प्रजातियों की आवश्यकताएं एक समान होती हैं तो उनके बीच प्रतिस्पर्धा के कारण इनमें से एक प्रजाति नष्ट हो जाती है। इसे गाउसे का सिद्धांत या प्रतिस्पर्धा के निष्कासन का सिद्धांत भी कहा जाता है। बच्चों, कुछ पादप प्रजातियों के जो सदस्य हैं वो एक विशेष प्रकार के हानिकारक केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, जिससे कि क्या होता है, उनके अगल बगल और पौधे नहीं उग पाते हैं, यानी वो और पौधों के लिए घातक सिद्ध होते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है इसको एलिलोपैथी कहते हैं। एलिलोपैथी कहलाता है। जब कोई पौधा ऐसे केमिकल्स को स्राव करेगा जिससे कि वो अपने अगल बगल किसी को होने ना दे, तो उसे एलिलोपैथी कहते हैं। अब क्या अगला यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है रिसोर्स पार्टीशनिंग का। ठीक है, जिसको हम कहते हैं संसाधन विभाजन। अगर दो जातियां एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करती हैं, ठीक है, तो वे आहार के लिए अलग अलग समय अथवा अलग अलग प्रतिरूप चुनकर स्पर्धा से बच सकती हैं। इसको एक्सप्लेन किया था मैकआर्थर ने इसको समझाया था। उन्होंने फुदकी एक चिड़िया होती है, वार्बलर्स फुदकी, उन्होंने बताया कि फुदकी की 5 जातियां एक साथ रह सकती हैं। कैसे रह सकती हैं? संसाधन विभाजन को अपनाकर, संसाधन विभाजन वाले कॉन्सेप्ट को अपनाकर वो सब एक साथ रहती हैं। ये देखिए, ये वार्बलर चिड़िया है, इसकी 5 जातियां एक साथ रहती हैं। इनमें से ये बांट लेती हैं आपस में। जो ये वाली प्रजाति है ये पौधे के ऊपर वाले हिस्से से खाना ले रही है, ये बाहर वाले हिस्से से खाना ले रही है, ये इधर वाले हिस्से, ये नीचे से खाना ले रही है और ये बीच से खाना ले रही है। ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें स्पर्धा करने वाली जातियों ने अपने लिए क्या कर लिया है, रिसोर्सेस को बांट लिया है, जिससे वो स्पर्धा से बच जाती हैं और साथ साथ ही अपना जीवन व्यतीत करती हैं और अच्छे से वो रह रही हैं। कहाँ? अपने आवास में बहुत अच्छे से वो सरवाइव कर रहे हैं। बच्चों, स्पर्धा में जो
उत्तम जातियां होती हैं, यानी जो अच्छे से compete करती हैं, वो दूसरी जातियों को विलुप्त कर देती हैं। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसमें से गैलापागोस द्वीप में बकरियां लाई गई, तो वहां की एम्बिगडन, ठीक है, वो 1 दशक में ही विलुप्त हो गई। क्यों? क्योंकि वो दोनों घास चरती थी, दोनों घास चरती थी, लेकिन जो बकरियां थी उनकी ग्रेजिंग की जो कैपेबिलिटी थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो जिससे वो क्या हुई, दूसरी जो जातियां थी वो सारा घास वो चर जाती थी और वो जातियां धीरे धीरे विलुप्त हो गई। यानी कि स्पर्धा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरैक्शन है किसका, पॉपुलेशन के बीच का, ठीक है। और इस की अपनी इंपॉर्टेंस है एक पॉपुलेशन के लिए भी, और जो हमारी पारिस्थितिकी इकोलॉजी है उसको बैलेंस करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको compete करना है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको साबित करना है कि आप कंपटीशन में सबसे अच्छे हैं, तभी आप नेचर या प्रकृति में सरवाइव कर पाएंगे। तो बच्चों आज कल हम और आगे इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे परजीविता के बारे में, और हम बात करेंगे सहभोजिता के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे सहोपकारिता के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।